नमस हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन। मैं आप सभी लोगों को माँ गुड़िया ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आज की क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ के लिए जो कि हमारा जो चैप्टर का नाम था, हमारा बुक का नाम था, वो था जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और उसका चैप्टर पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम और पोषण। तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर को आज मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, प्रैक्टिस इस चैप्टर से लगभग बहुत बार प्रैक्टिस करने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के क्लास लास्ट होने वाला है। आप सभी लोग जब वीडियो पीछे वाला नहीं देखे होंगे तो आप सभी लोग देख लीजिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी मैं अभी आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे आके पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इससे मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ा सकूँ और मैं आप सभी लोगों को सही गाइडेंस की तरह दे सकूँ। तो आप सभी लोग पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है जंतुओं में पोषण। हमारा मुख्य टॉपिक क्या रहने वाला है? जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण क्या है हमारा आज का मुख्य टॉपिक? जंतुओं में पोषण। हमने अगले क्लास सबसे पहले हमने सजीव निर्जीव के बारे में भाग पार्ट 1 में पढ़ा था, यानी कि भाग पहला क्लास में। दूसरा क्लास में हमने पोषण के बारे में पढ़ा। तीसरा क्लास में हमने पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा और चौथा क्लास में पढ़ रहे हैं जंतुओं में पोषण, कि जंतु लोग अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार पाचन करते हैं, किस प्रकार उसको बहिष्करण करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी जंतु हैं, जितना भी जंतु है, सारे किस प्रकार के आएंगे, स्वपोषी या परपोषी? तो भैया आप सभी लोग जानते होंगे बच्चों, क्योंकि सभी जितने भी जंतु हैं सारे क्या आएंगे? परपोषी में। जितने भी जंतु हैं, हम जंतु का बात कर रहे हैं, क्या? जंतु। तो जंतु क्या किस प्रकार के प्राणी है? परपोषी। परपोषी मतलब समझते हो? परपोषी का मतलब यह हुआ भैया कि यह जो है पर मतलब दूसरा और पोषी मतलब दूसरे पर, मतलब कि अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर रहता होगा, कि खुद से भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाता होगा या खुद से भोजन नहीं बना पाता होगा। यह जो है सो दूसरे स्थानों से या तो अन्य चीजों से प्राप्त करने का काम करता होगा। कौन? जंतु लोग। तो इसी चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जंतु, जितने भी जंतु हैं सारे क्या हैं? परपोषी। और परपोषी के भी मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था कि परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। तो जंतु भी 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हमारा मृतजीवी हो सकता है। क्या? मृतजीवी। मृतजीवी भी कोई जंतु होता है जो मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं के शरीर से जो घुला हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है तरल रूप में ग्रहण करते होंगे अपना भोजन के लिए। क्यों करते होंगे? भोजन के लिए। एक होता है वो परजीवी। परजीवी परजीवी मतलब होता है कि दूसरे के साथ हम रह रहे हैं, दूसरे के साथ अस्थाई अस्थाई मतलब उसी में रहकर, जैसे हमारे पेट में जो क्या होता है, क्या बोलता है, फिदा कृमि, यानी कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टाइप का कीड़ा, मतलब वो होता है, क्या बोलता है, पोटाई उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? अस्थायी रूप से हमारे पेट में, और वो क्या कर रहा है? जब तक हम है तब तक वो है, यानी ये जो है डिपेंडेंट होता है, समझा? यानी कि परजीवी का मतलब हुआ ये दूसरे दूसरे से ही भोजन प्राप्त करता है, लेकिन अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से ही भोजन प्राप्त करने का काम करता है। और एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषी। चलो, प्राणी संपोषण से प्राणी संपोषी। तो एक होता है प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी में क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसमें भी यही होता है कि भोजन तो दूसरी चीजों से ही ग्रहण करता है, लेकिन ये जो है ना, जैसे जंतु लोग ग्रहण करता है, जैसे जंतु लोग भोजन को ग्रहण करता है, पाचन करता है, तो उन सभी क्रियाओं के द्वारा ही भोजन का मतलब कि ये भोजन को मतलब कि पचाने का या तो अन्य चीजों करने का काम करता है। कौन? प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण का परिभाषा बता चुके हैं हम पिछले क्लास में कि प्रपोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या द्रव, ठोस पदार्थ हो सकता है या द्रव पदार्थ को जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, या तो पाचन करता है या तो उसको मतलब कि हाँ पाचन करता है। तो वैसे वैसे ग्रहण कर मतलब कि वैसे पोषण करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषण। तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। इन दोनों के बारे में मैंने एक एक उदाहरण दिया था, पौधे में दिया था इसको गोबर छत्ता। मृतजीवी में कौन आता है? गोबर छत्ता। किसी ने आपसे पूछा कि गोबर छत्ता किस प्रकार का मतलब कि किस प्रकार का पोषण में आएगा? तो यह आएगा मृतजीवी पोषण में। और एक था अम्रबेल। अम्रबेल अम्रबेल। तो अम्रबेल भी क्या था? परजीवी था। अब हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषण के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं
कि जितने भी जंतु हैं सारे परपोषी होते हैं, और परपोषी में भी 3 प्रकार होते हैं, एक मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी में क्या होता है कि मरे हुए पौधे एवं जंतुओं के शरीर से ये भोजन को मतलब कि घुलित कार्बनिक पदार्थों को ये मतलब कि संश्लेषित कर अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये क्या होता है, परजीवी में होता है कि दूसरे जीवों के पास हम अस्थायी या अस्थायी मतलब कि उसी के साथ हम रहकर, या कभी कभी में जैसे भैंस को जब तालाब में धोने जाता है तो वहाँ पे देखना जो मतलब जोंक का नाम का एक होता है, जोंक क्या बोला जाता है ये साइंस में हमको नहीं पता है, लेकिन आपको बता दूंगा कि जोंक जो होता है वो जो है सो अस्थायी रूप से रहता है या अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से उस समय के लिए रहता है, उससे खून मतलब कि जो भोजन चाहिए वो प्राप्त करता है फिर छोड़ देता है। मच्छर का बात करें तो मच्छर भी क्या हो सकता है, इसी में आएगा, परजीवी में ही आएगा। और प्राणी संपोषण में हम प्राणी संपोषण के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें ये जो से भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करेगा, यानी कि जैसे हम लोग खाते हैं पचाते हैं उस तरह इसमें होता है, किसमें, प्राणी संपोषी में, प्राणी संपोषण में। तो इतना मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जितने भी जंतु होते हैं इतना तो बात कर लिया। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बता दूं कि जंतु जितने भी प्राणी संपोषी जीव होंगे, जितने भी प्राणी संपोषी जीव होंगे, वह क्या आपको क्या लगता है कि सभी लोग भोजन मतलब एक ही तरीका से ग्रहण करते होंगे या एक ही जगह से ग्रहण करते होंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न जगहों से करता है, यानी अलग अलग जगहों से भी करता होगा। तो आज का जो हमारा इसमें जो टॉपिक रहने वाला है, इसमें जो मेरा हेडिंग रहने वाला है उसका नाम है, ये तो सबसे मेन पॉइंट है, ये तो सबसे स्टार वाला मेन पॉइंट है, जंतुओं में पोषण। अब इसी के नीचे एक और मान लो, तो इसका नाम है अमीबा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले। अमीबा यह किस प्रकार के मतलब कि किस प्रकार के जीव है, तो यह एक कोशिकीय जीव है। अब बोलोगे भैया कि एक कोशिकीय जीव होता है क्या, तो अमीबा के बारे में हम आज, अमीबा हो गया, और दूसरा हम हो पेरामीशियम, दूसरा हम बात करेंगे पेरामीशियम। किसके बारे में, पेरामीशियम, पेरामीशियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पेरामीशियम के बारे में। दूसरा बात करेंगे पेरामीशियम के बारे में। तो आज हमारा 2 टॉपिक रहने वाला है। ये दोनों किस प्रकार के प्राणी हैं, तो प्राणी संपोषी है और एक कोशिकीय जीव है। एक एक करके इसका मान लो कि इसको मेन पॉइंट मान लो, यह भी मेन पॉइंट ही है, अमीबा और पेरामीशियम। मैं आप सभी लोगों को एक एक करके इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाता हूँ कि प्राणी अमीबा, अमीबा जो है सो एक कोशिकीय जीव है प्लस प्राणी संपोषी है। प्राणी संपोषी है इसलिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यह जो है सो भोजन ग्रहण करेगा, इसका पाचन भी करेगा, लेकिन किस तरह करेगा, जिस तरह जंतु लोग करता है उस तरह। ठीक है, तो अमीबा एक कैसा जीव है, तो पहला पॉइंट हुआ कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। कैसा, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी जीव बोलो या तो जंतु है, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अमीबा एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय प्राणी बोलो जंतु बोलो ये सभी कह सकते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भैया एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा चीज समझ सकते हैं। एक कोशिकीय, एक का मतलब होता है एक कोशिकी यानी कि कोशिका, जो एक कोशिका का बना हो। एक कोशिका का मतलब हुआ कि जैसे हम यहाँ पे लिखने का काम कर रहे हैं हाथ से, बोलने का काम मुंह से कर रहे हैं, देखने का काम आंख से कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में कुछ सोच रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कहाँ, दिमाग से। मैं चल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, क्या किससे, पैर से। तो हम लोगों को हर एक काम को करने के लिए अलग अलग अंग है या नहीं, हाँ। तो उसी प्रकार यहाँ पे समझो एक कोशिकीय यानी कि हर काम को करने के लिए एक ही अंग होगा, समझ लो। खाने के लिए भी एक ही अंग, लेकिन इसका जो है एक कोशिका मतलब होता है एक कोशिका का बना हुआ होता है। कौन, अमीबा, जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। अमीबा कैसा हो, किस प्रकार का मतलब प्राणी है, तो प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मतलब यह एक ही कोशिका का बना होता है। लेकिन पूछा जाए कि मनुष्य किस कोशिका मतलब कितने कौन सा कोशिका बना होता है, बहुकोशिकीय एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय क्यों भैया, क्योंकि देखो इसको लिखने के लिए अलग चाहिए, बोलने के लिए अलग चाहिए, सोचने के लिए अलग चाहिए, देखने के लिए अलग चाहिए, खाने के लिए एक खास अंग है मुंह, पचाने के लिए एक शरीर मतलब कि भोजन का पाचन के लिए एक खास अंग है, हर चीज के लिए एक अंग है, सांस लेने के लिए एक अंग है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हम लोग कैसे जीव हुए, बहुकोशिकीय जीव। तो हम बात कर रहे हैं एक कोशिकीय यानी अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में हमने कहा कि यह एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जंतु या तो प्राणी है, जंतु या प्राणी एक ही होगा। ठीक है, अब बता दूं कि यह इसका जो आकार होता है,
अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका साइज कभी फिक्स नहीं होता है, ये कभी छोटा कभी बड़ा कभी इधर कभी उधर, जैसा हुआ वैसा ही हो जाता है। तो इसका कह सकते हैं कि यह इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार के बारे में हम बता ही नहीं सकते ये कैसे, मतलब किस आकार में होगा। कभी देखो चित्र बना के तुमको बता दें, कभी इस प्रकार हो गया, कभी इस प्रकार हो गया, कभी अपने मन से जैसा हुआ, जैसा पाया वैसा हो जाता है, कभी ऐसा हो गया। तो ये हुआ अमीबा, जैसा मन किया वैसा इसका आकार हो सकता है। और ये क्यों होता है? कुछ तो कारण होगा, ये तो बार बार जब चेंज करता होगा कुछ तो कारण। तो इसका कारण एक ही है कि इसके पास पुटपाद होता है। क्या होता है? पुटपाद। एक चीज होता है पुटपाद, जिसके कारण यह जो सो अपना आकार में क्या करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है। एक फिक्स आकार में यह नहीं रह पाता है। कौन? अमीबा एक फिक्स आकार में नहीं रह पाता है। किसके कारण ये अपने आकार को बदलता है? तो पुटपाद के कारण। तो एक और नोट हम दिखाना चाह रहे हैं कि उत्पाद के कारण यह अपने आकार को क्या करता है? बदलते रहता है, यानी कि अपने आकार क्या करता है? चेंज करते रहता है। तो पूछा जाए कि अमीबा अपना आकार किसके कारण परिवर्तन कर पाता है? तो उत्पाद के द्वारा। यहाँ लिख सकते हैं उत्पाद के द्वारा, उत्पाद के द्वारा अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। ये हुआ, मतलब कि फिर जो है अमीबा जो है सो अपना आकार किसके द्वारा बदलते रहता है? तो उत्पाद के कारण। इसका आकार क्या निश्चित होता है? नहीं, इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अगला है कि इसके शरीर में पोषण का मतलब होता है भोजन। भोजन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। जैसे भोजन को ग्रहण करना है, फिर पचाना है, फिर कहाँ से बहिष्करण करना है, जो खराब अपचा भोजन उसको कहाँ से निकालना है, इसके लिए कोई खास जगह नहीं है। जैसे मैं अमीबा का चित्र बना दूं, फिर पिरामिसियम के बाद छोड़ो आपके सामने में मैं अभी इसका चित्र बना दूं किसका? अमीबा का। जैसे ये हो गया अमीबा। अमीबा में भोजन को पोषण के लिए कोई खास जगह नहीं होता है। खास जगह का मतलब हुआ कि यहाँ से खाना खाएगा, कुछ नहीं भैया, एक कोशिकीय कहीं से भी, कि पूरे शरीर में से कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है। ये क्या करता है समझो, कि क्यों करता है ऐसा, कि इसको तो पोषण चाहिए, और पोषण के लिए ये क्या करेगा? पोषण के लिए इसको तो कोई संरचना फिक्स नहीं है कि हम यहाँ से खाएंगे यहाँ से खाएंगे, नहीं। खाने की कोई चीज़ हम लोग खाने के लिए यहीं से, क्या हम पेट से खा सकते हैं? क्या हम हाथ से खा सकते हैं? क्या हम आँख से खा सकते हैं खाना? नहीं भैया, कैसे? क्योंकि हमारा फिक्स संरचना है, क्योंकि हम बहुकोशिकीय जीव है, जिसके कारण। और हम बात करें एक कोशिकीय यानी कि अमीबा के बारे में, तो अमीबा एक कोशिका बना हुआ है। इसका जो ना ही आकार फिक्स है भैया, ना ही ये मतलब कि ना ही इसका भोजन करने का कोई एक खास अंग है। जिस तरह हम लोग का मुख है उस तरह इसका नहीं होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये अपने फुटपाथ की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो ये किसके द्वारा? फुटपाथ, जो इसका ई वाला जो है भैया, यही है इसका फुटपाथ। जो आगे आगे निकला है ना, यही क्या है इसका? फुटपाथ। तो इसी के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। कहीं से भी ये चाहता है यहाँ से भी अपना ये वाला थोड़ा थोड़ा काट करके इसमें जोड़ लेगा, ये चाहता है इससे भी, मतलब कि ये फुटपाथ के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है। इसके लिए कुछ खास अंग नहीं होता। तो पूछा जाए कि अमीबा अपना भोजन, अमीबा भोजन किसकी? उत्पाद की सहायता से ग्रहण करता है, क्योंकि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विशेष अंग नहीं होता है। इसी कारण ये किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो उत्पाद की सहायता से ही भोजन को ही ग्रहण करने का काम करता है। कौन? अमीबा। अब हम बात करेंगे कि अमीबा भोजन करता होगा तो क्या क्या यह भोजन के रूप में लेता होगा। तो अमीबा भोजन के बारे में बताएं कि अमीबा का भोजन क्या? अमीबा का भोजन, तो अमीबा का भोजन है शैवाल। शैवाल समझते हो? छोटा छोटा कजरी टाइप का नहीं होता है, कहीं कुआं में लग जाता है, शैवाल उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा हो गया, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसको, बैक्टीरिया को, फिर इसका हो गया मानो तो
छोटे छोटे एकोसिकीय जीव हो गए, तो ये सभी क्या हुए, ये सभी हुए अमीबा का भोजन। या तो मृत कार्बनिक, यानी कि कोई भी चीज मरा हुआ है उसके कार्बनिक छोटे छोटे टुकड़े को ही खा सकता है, ये कौन, अमीबा। तो अमीबा का भोजन के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं, तो भोजन, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन। तो भोजन के तौर पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहला हम लिख सकते हैं भोजन, भोजन अमीबा का भोजन, जैसे शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, शैवाल के छोटे 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 टुकड़े, कोमा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोमा बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो इस ना, हाँ डाइटम हो गया, डाइटम हो गया, फिर हो गया एक हाँ, मृत कार्बनिक, मृत कार्बनिक, कार्बनिक मृत कार्बनिक के, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े। फिर हो गया एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव इत्यादि, ये क्या हुए, अमीबा के भोजन, भोजन, भोजन के तौर पे कौन कौन, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर बैक्टीरिया हो गया, डाइटम हो गया, मृत मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, एक कोशिकीय जीव, ये सभी क्या हुए, अमीबा का भोजन के तौर पे जो होता है वो हुए। अब हम बात करेंगे कि अमीबा के बारे में, कि अमीबा में भोज मतलब कि किस तरह से भोजन का पाचन होता है, यानी कि किस तरह का पोषण होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अमीबा में जो है, तो भोजन के लिए बात किया जाए तो पहला बात यह है, जो मूल्य बिंदु है, इसमें 3 कंडीशन में भोजन का पाचन हो जाता है। तो अमीबा में 3 तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। पहला कंडीशन में अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, दूसरा में पाचन करने का काम करता है, और तीसरा में बहिष्करण। ये 3 प्रक्रिया के द्वारा अमीबा में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो अमीबा में भोजन कितने प्रोसेस के बाद हो जाता है, तो 3 प्रोसेस। कौन कौन हुआ, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। बहिष्करण में मतलब होता है जो अपचा भोजन था, जिससे सब कुछ मैंने निकाल लिया, जो शेष बचा, यानी कि हम लोग जो खाते हैं खाना, उसके बाद हम लोग के शरीर में जो पचने के बाद जो हम लोग को शेष बचता है, क्या करते हैं उसको, मतलब कि जो बेकार है, सो मल द्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है, कहीं शौचालय या तो कहीं और जगह पे। तो उसी प्रकार यहाँ पर बात करें तो अमीबा में जो है सो भोजन का पाचन 3 कंडीशन में पूरी तरह से हो जाता है। तो अमीबा में पोषण, किसमें, अमीबा में पोषण जो है सो 3 कंडीशन में हो जाता है। क्या, पहला होता है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, और तीसरा तथा बहिष्करण, 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 बहिष्करण सही लिखे, बहिष्करण, 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 हाँ बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूरा हो जाता है। इतना क्रियाएं हुआ, प्रक्रियाओं द्वारा पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये 3 कंडीशन में अमीबा में भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। अब मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि देखो, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं चित्र के माध्यम से, उसके बाद इसका जो कंडीशन होगा, मान लो ये अमीबा है, क्या है, ये अमीबा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अमीबा के पास भोजन को जो ग्रहण करने का कोई खास जगह नहीं होता है, कि किसकी सहायता से करता है, तो उत्पाद की सहायता से करने का काम करता है। देखो क्या करता है, मान लो कि यहाँ पे इसके सामने भोजन है, मान लो ये क्या है, उत्पाद, क्या है, भोजन, क्या है, भोजन, ये है भोजन, और ये क्या भैया, ये है अमीबा। अमीबा ने कहा ये है अमीबा पूरा, ये है भोजन। अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा का काम है भोजन को ग्रहण करना। अब कैसे वो करेगा, तो इस कंडीशन को हम देखते हैं बहुत अच्छा से। तो ये क्या करता है कि शरीर, इसके लिए तो मुख तो है नहीं कहीं खास, तो ये क्या करेगा कि बल्कि ये शरीर, या जो शरीर में जो है किसी स्थान से, मान लो कि इस स्थान से भोजन ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। देखो किस प्रकार से, मान लो कि इस तरह था, इस तरह हुआ, अब ये थोड़ा इसको समटने का काम करेगा, इस तरह करते हुए मान लो कि इस तरह था अमीबा। अब ये क्या किया, भोजन को धीरे धीरे अंदर की ओर लेने लगा, और ये जो क्या करता है, इसको जाल की तरह घेर लेता है, धीरे धीरे ये टूटते जाता है, और ये जो है अंदर वाला छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो भोजन कहाँ चल जाता है, अंतर्ग्रहण हो गया, मतलब अमीबा के अंदर चला गया। और अमीबा के अंदर सिर्फ भोजन ही नहीं जाता है, ये भोजन जो है सो भोजन रसधानी में जाता है। कहाँ पे जाता है, भोजन रसधानी। जब भोजन ग्रहण होता है अमीबा में, तो ये भोजन कहाँ पे जाता है, भोजन रसधानी में जाता है। और भोजन रसधानी में सिर्फ भोजन ही नहीं जाता, इसके साथ जल भी जाते हैं। क्या जाते हैं, जल। और जल जाने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है
कि इसमें जो है सो पाचन पूरी तरह से हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो है सो मुख्य रूप से यहीं पे होता है। कहाँ पे? भोजन रसधानी में। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? द्वारा पूछा जाए तो एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम, एंजाइम के द्वारा क्या होता है? भोजन का यहाँ पे पाचन होता है। और यह भोजन यहाँ पे केंद्रक होता है, कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। इस कोशिका द्रव में ये जो इसे भोजन धीरे 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 यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पे पहुंचने के बाद पूरे शरीर में विस्तृत कर दिया जाए। जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं उसका पेट में पाचन होता है, फिर वहाँ से ग्लूकोज या तो अन्य चीज़ों, हाँ ग्लूकोज के रूप में से कार्बोहाइड्रेट, ये मानो ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो उसको तोड़ा जाता है तोड़ कर ऊर्जा कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? शरीर, पूरे शरीर में हम लोग को विस्तृत मतलब बहिष्कृत यानी कि वितरित किया जाता है। तो उसी तरह अमीबा में क्या होता है कि ई था अमीबा, ई था भोजन, ई था इसका कुटपाद। क्या था? ई था इसका कुटपाद। इन्होंने क्या किया? भोजन देखा तो इन्होंने अपना धीरे 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 इस तरह का कवक बनाना चालू किया और किया तो यहाँ वाला धीरे धीरे हटने लगा। अब हटा तो भैया भोजन कहाँ चल गया? अंदर। अब भोजन ही अंदर कहाँ पे जाता है जानते हो? भोजन रसधानी में चला जाता है। अब भोजन रसधानी में क्या होता है? एंजाइम की सहायता से इसको पचाया जाता है। पचाने के बाद जब पच जाता है तो फिर इसको कोशिका द्रव के पास भेजा जाता है। बोलता कोशिका द्रव लीजिए, मैंने आपके लिए भोजन के साथ ऊर्जा को प्रबंध कर दिया। क्या? कोशिका द्रव किसके पास भेजा जाता है? कोशिका द्रव के पास भेजा जाता है। कोशिका द्रव, द्रव होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य। हाँ, कोशिका द्रव्य के पास भेजा जाता है। यानी कोशिका द्रव बोलता है चलो अब मेरे पास तो आ गया, अभी पूरे शरीर में इसको विस्तृत कर देता है, अमीबा के पूरे शरीर में। और मैं आपको एक चित्र के माध्यम से और समझा दूं। और फिर ये क्या करता है? मान लो कि चित्र नंबर 1 था, चित्र नंबर 2 यह था, और तीसरा नंबर देखो यहीं पे बना देता हूँ छोटा सा। तीसरा भी क्या करेगा? मान लो भोजन का तो सब कुछ हो गया भैया, तो धीरे धीरे कहीं भी एक अस्थायी छिद्र, इसका फिक्स नहीं है, कहाँ से निकालेगा? बहिष्करण करने का प्रक्रिया। तो पहला तो अंतर्ग्रहण किया इस कंडीशन में, पाचन किया दूसरा कंडीशन में, तीसरा भी तो अपने शरीर में वितरण किया, चौथा में क्या करता है? ये जो है सो जो भोजन था इसको कहीं से भी थोड़ा थोड़ा कटते जाएगा। देखो इस तरह मान था तो यहाँ से भोजन धीरे 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 यहाँ करेगा, अभी धीरे 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 इसको छोड़ेगा, यहाँ पे पकड़ लेगा। अब भैया क्या हुआ? अब भोजन जो 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 यहाँ पे शेष था, जो ये अपचा भोजन था वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह अमीबा में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इस तरह अमीबा में क्या होता है? पाचन की क्रिया पूरी तरह से पूर्ण होती है। पहला में क्या हुआ? पाचन मतलब पहला भोजन ग्रहण किया। तो भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? उत्पाद के द्वारा। पूछा जाए कि अमीबा का आकार बदलता रहता है किसके कारण? उत्पाद के कारण। अमीबा का आकार क्या निश्चित होता है? नहीं, अनिश्चित होता है। तो हमने इतना अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं। अमीबा, तो अमीबा के बारे में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सभी लोग इस प्रकार, हम ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में करा ही देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रखिए कि अमीबा में एक पूछा जाता है खासकर ये जो कुटपाद वाला है, कि कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। पूछा जाता है कि अमीबा अपना आकार किसके द्वारा बदलते रहता है? दूसरा हुआ ये भोजन वाला। दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्लस ये तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ों को जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक बार पूरी तरह से रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं कि अमीबा, हम पढ़े क्या? अमीबा एक प्राणी संपोषी एकोशिकीय जंतु, ठीक है। प्राणी यानी कि जंतुओं के द्वारा जिस तरह भोजन ग्रहण करता है उसी तरह ये भी करता होगा। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, इसका आकार कभी फिक्स नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। किसके द्वारा? तो अमीबा अपना आकार किसके द्वारा बदलता है? कुटपाद के द्वारा। चौथा है कि अमीबा भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। तो किसकी सहायता से? कुटपाद की सहायता से, क्योंकि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, कोई विशेष खास अंग नहीं होता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम हो गया, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, ये कोशिकीय जीव, ये सभी क्या हुए? ये सभी हमारे हो गए अमीबा के भोजन। अगला होता है कि अमीबा में कैसे कैसे पोषण मतलब कि भोजन का पाचन होता है उसके बारे में। तो पहला में अंतर्ग्रहण किया जाता है, पहले इसको खाया जाता है अमीबा के द्वारा, दूसरा पाचन क्रिया होती है, और तीसरा क्या होता है? बहिष्करण होता है। इस तरह अमीबा में भोजन को पूरी तरह से मतलब क्या होता है? तो पहला में क्या क्या भोजन को इन्होंने ग्रहण की, किसकी सहायता? कुटपाद की सहायता। कुटपाद क्या करता है कि धीरे धीरे जब यहाँ भोजन है तो धीरे धीरे इसको अंदर, और ये वाला जो है छोड़ेगा, इस तरह छोड़ेगा और धीरे धीरे इसकी संरचना इस प्रकार यहाँ पकड़ लेगा, समझा। तब भोजन भैया ग्रहण तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। तो फिर भोजन रसधानी में यहाँ एंजाइम की सहायता से भोजन को पूरा अच्छा से पाचन किया जाता है, और फिर इसको कोशिका द्रव्य में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसको पूरी शरीर में वितरित करना है, इसलिए भेजा जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? भेज के उसके बाद सारा क्रिया हो गया तो धीरे धीरे ये जो यहाँ पे जो शेष जो अपचा भोजन होता है, कहीं से भी शरीर के किसी भी भाग से धीरे धीरे अस्थायी छिद्र, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा छिद्र रहने वाला छिद्र नहीं, जिस तरह हम लोगों का मलाशय हमेशा के लिए रहेगा वो फिक्स है, इसका कहीं फिक्स नहीं है। एक बार मान लो कि यहाँ से जिन्होंने भोजन को मतलब कि अपचा भोजन को निकाला, कभी यहाँ से निकाल सकता है, कभी यहाँ कहीं से भी निकाल सकता है, फ्री है भाई, कोई टेंशन नहीं। एक कोशिका बना है, हो गया।
तो हमने अमीबा के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम है पैरामीशियम। अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी समझा देता हूँ क्योंकि इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए देखो, पढ़ना है तो इस प्रकार पढ़ो, स्टार्टिंग में बाबू इतना अच्छा से पढ़ो कि तुम्हें लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि तुम्हें लगे और मस्ती के साथ, ये नहीं कि हमको लग रहा है बोरिंग। ये बोरिंग लग रहा होगा तो माफ़ करना बच्चों, मैं समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी सेम जिस प्रकार अभी मैंने पढ़ा किसके बारे में, अमीबा के बारे में, उसी तरह एक पैरामीशियम भी एक क्या है, प्राणी समपोषी। क्या है, प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय यानी कि एक ही कोशिका का बना हुआ ये भी जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव बोलो या जंतु बोलो, एक कोशिकीय जंतु है, मानो जो जीव है जंतु है, एक कैसा है, तो एक कोशिकीय जीव है। जिस प्रकार उसमें अमीबा में क्या होता था कि इस अमीबा में होता था कि उसका आकार निश्चित नहीं होता था, उसका आकार कैसा भी होता था, लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। कह सकते कि इसका आकार क्या होता है, आकार निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है, जैसा ही रहेगा वैसा ही रहता है, निश्चित होता है। क्या होता है, तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। किसका, इसका। और यह जो है जो मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। क्या, अमीबा की भांति यह मृदुजलीय यानी हुआ मृदुजलीय यानी मृदु यानी कि खारा जल सा उसमें ही रहता है, का काम करता है। ठीक है, इतना समझे। और मैं आपको बता दूं कि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। फिर इसमें जिस प्रकार अमीबा में कोई खास संघ नहीं होता था भोजन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका पूरा बात करें, इसका भोजन ग्रहण करने का एक फिक्स स्थान होता है, यानी कि भोजन ग्रहण करने का एक खास अंग होता है, खास बोलो, हाँ, खास अंग होता है। क्या होता है, इसमें खास अंग होता है। और यह जो इसका पूरा शरीर जो है ना बच्चों, इसका शरीर के बारे में हम बात करें, एक निश्चित संघ को क्या, कि भोजन ग्रहण करने के लिए खास अंग होता है। उस अंग का नाम क्या जानते हो, कोशिका मुख। क्या नाम है, कोशिका मुख। नाम सुनो, कोशिका मुख बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है साइटो, या इसी को बोला जाता है साइटोस्टोम। कोशिका मुख को जो है तो साइटोस्टोम भी कहा जाता है, जिसके द्वारा यह क्या करता है, यह भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। कौन, पैरामीशियम। और एक चीज और बता दें कि पैरामीशियम को पूरा शरीर जो है सिलिया से मतलब कि ढका होता है। सिलिया नाम का एक ओथी होता है, क्या बोलता है, सिलिया नाम का एक ओथी होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, पूरा शरीर ढका होता है। तो कह सकते हैं कि इसका शरीर सिलिया से ढका होता है, क्या होता है, सिलिया से ढका होता है। किसका शरीर बात करें तो इसका शरीर, किसका, पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है, तो सिलिया से। देखो इसका एक बार चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे इसका चित्र बनाने का हम प्रयास करते हैं, किस प्रकार होता है। पूरा अच्छा तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर प्रयास करने नहीं हो पा रहा है। देखो थोड़ा सा वेट। इस प्रकार इसके पूरे शरीर में इस प्रकार के सिलिया पाया जाता है। क्या, सिलिया। अब इसका यहाँ खास एक अंग होता है कोशिका मुख, जहाँ से भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। क्या, कोशिका मुख। जब यहाँ पे भोजन आता है तो धीरे धीरे गति करता है, गति के कारण भोजन धीरे धीरे यहाँ से ग्रहण करता है। इसी तरह पाचन इसके अंदर भी होता है। तो इसका मैं तो पूरा 3D डायग्राम तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास तो किया कि पैरामीशियम प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव है। समझ गए भैया। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार अमीबा की भांति निश्चित नहीं होता, निश्चित होता है, इसका आकार फिक्स होता है, लेकिन अमीबा का होता था, नहीं होता था। अगला है भोजन ग्रहण करने का एक खास अंग होता है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, कोशिका मुख या साइटोस्टोम
कहा जाता है, कहलाता है, क्या कोमा कहलाता है। और इसका शरीर सिलिया से ढका होता है, किससे? सिलिया से। और यह जो है जो भोजन किस तरह ग्रहण करता है, तो इसके लिए एक खास अंग होता है। इसमें क्या होता है, सिलिया में लगातार गति होने लगता है। गति का मतलब है सिलिया हमेशा इस तरह गति करते रहता है, जिसके कारण जो भोजन पास में होता है इसके समीप, तो ये अपने आप धीरे 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 कोशिका मुख की ओर आने लगता है। तो कोशिका मुख के पास आने के बाद ये अपने आप अंतर्ग्रहण हो जाता है, यानी कि पैरामीशियम के शरीर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे पाचन होता होगा, फिर वहाँ पे उसी प्रकार जिस प्रकार अमीबा में होता होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इस जो छोटा छोटा, इसका नाम क्या है, सिलिया। क्या नाम है? सिलिया नाम है, जिसके द्वारा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। तो अभी तक हमने पैरामीशियम, अमीबा अमीबा के बारे में पढ़ा। अब हम जानने वाले हैं जंतुओं, यानी कि मानव पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र। अब मानव यानी मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है, इसके बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मनुष्य में भोजन का पाचन करने के लिए हम लोगों का एक खास अंग है, उसका नाम है आहार नाल। क्या है? आहार नाल। देखो, आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब होता है नली। आहार नाल है जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होने का काम होता है। चाहे मनुष्य हो या जो उच्च प्राणी, यानी कह सकते हैं कि सभी उच्च जंतु, भोजन को पाचन के लिए एक खास अंग है, उसका नाम है आहार नाल। आहार नाल में क्या क्या होता है कि आहार नाल में पाचन ग्रंथि होता है, और उसमें क्या होता है, पाचक रस निकलता है। और पाचक रस क्या करता है, उस भोजन को तोड़ने का काम करता है, पचाने का काम करता है। किसमें? मनुष्य एवं सभी उच्च प्राणी जंतुओं में कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को क्या पढ़ने वाला मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो ये जंतु का तो पोषण मेन हेडिंग तो है ही, लेकिन इसके नीचे क्या, मानव में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पाचन तंत्र क्या होता है कि मनुष्य, या तो मनुष्य का बात करें, कह सकते हैं कि मनुष्य एवं सभी जीव जंतु, सभी उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन पाचन के लिए एक खास अंग होता है। खास बोलो या विशेष बोलो या विशेषण, या इसी को बोल सकते हैं विशेष अंग होता है। और इसका नाम क्या है, आहार नाल कहलाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या आहार नाल कहलाता है, जो भोजन का पाचन तंत्र में है। तो मनुष्य हो जे सभी उच्च जंतु, मतलब कि जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, पक्षी हो गया, कुछ और भी चीजें हैं, उन सभी में भोजन पाचन के लिए एक खास या विशेष अंग होता है, उसका नाम क्या, आहार नाल कहलाता है। आहार नाल के बारे में बता दूं कि आहार नाल में पाचक ग्रंथि होता है, जिससे पाचक रस निकलता है। वो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। और यही इसी के साथ पाचन तंत्र का जब परिभाषा का बात करें तो आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां एवं पाचक क्रियाएं मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। क्या करेगा, ये आहार नाल खुद मिलेगा, पाचक ग्रंथि मिलेगा, ग्रंथियां मिलेगा, पाचक ग्रंथियां मिलेगा, फिर हो गया ग्रंथियां मिलेगा, फिर हो गया पाचक क्रिया। ये तीनों मिल के ही पाचन तंत्र कहलाता है। ये तीनों मिल के क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो कभी आप सभी लोगों के मन में यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आहार नाल ही पाचन तंत्र कहलाएगा, नहीं। इसमें पाचन तंत्र के लिए आहार नाल भी चाहिए, और पाचक ग्रंथियां भी चाहिए, और पाचक क्रिया भी होनी चाहिए, तब ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पहले जानना पड़ेगा। कि आप बताइए कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। और मुख को यहाँ मुख गुहा कहा जाता है। कभी हंसना मत, समझा, कि मुख को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मुख गुहा कहा जाता है। कहाँ पे, साइंस की भाषा में। मुख गुहा, आहार नाल में कौन कौन सा पार्ट आता है उसके बारे में पहले आपको समझा देता हूँ। मुख आता है, यहाँ पे ग्रसनी है, इसका नाम क्या है, ग्रसनी।
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे अमाशय तक जाता है उसका नाम है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। 3 चीज बताएं, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। अमाशय यहाँ पे होता है दाईं ओर, हम लोग के उदर गुहा के दाईं ओर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हाँ अमाशय हो गया। फिर थोड़ा सा जाने के बाद यहाँ पे छोटी आंत होता है, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन से, यकृत के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप अब जो पढ़ने वाले इसका नाम है मानव का यहार नाल। क्या? मानव का यहार नाल। यहार नाल। यहार नाल में कौन कौन सा भाग आएगा? तो पहले आपको बता दूं कि आहार नाल में कौन कौन सी चीजें आने वाली है। तो आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। पहले आपको बता दूं कि आहार नाल जो है, आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नली, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जब तक पच ना जाए पूरी तरह, जब तक इसको बाहर न कर दें, कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, यही आहार नाल है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कुंडली मतलब समझता है बाबू, जैसे एक कुंडली नहीं होता, जैसे देखो एक लोहा का तार है, इसमें मैंने क्या किया, तार को बार बार लपट दिया, तो ये लपटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ इसका नाम है कुंडली। इसी प्रकार हम लोगों के शरीर में क्या होता है, देखो हम लोगों का शरीर, मान लो कि ये हमारा शरीर का ढांचा है, तो पहले यहाँ है, फिर देखो यहाँ पे घिरा हुआ है, फिर सीधा जाएगा, फिर ऐसा है, फिर ऐसा सांप की तरह छोटी आंत में घुमा हुआ है, फिर बड़ी आंत में, यानी कुंडली की तरह है। इसलिए कहा गया कि यहाँ नाल किस प्रकार की संरचना है, तो कुंडलित संरचना है। किस प्रकार की? कुंडलित रचना है। कह सकते हैं कि यहाँ नाल कैसी रचना है, तो लिख सकते हैं यहाँ नाल एक कुंडलित रचना है। किसा? कुंडलित रचना है। कैसा? तो कुंडलित रचना है। अब इसके बारे में जानते हैं। कुंडलित का मतलब समझा दिए कि एक मान लो कि लोहा है, इसमें क्या किए, बार बार लपट दिए, तो कुंडली बना। तो उसी तरह हम लोग का शरीर भी उसी तरह है। यहाँ देखो ऐसा है, फिर यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा, फिर सीधा, फिर यहाँ से ऐसा जाता है, फिर ऐसा ऐसा करते हुए टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कि छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत, कुंडली की तरह ही है। ठीक है। जिसकी लंबाई का बात करें, यहाँ से लेके जब हम भोजन को ग्रहण किए और जब तक मैंने बाहर नहीं निकाला, तो वहाँ से लेके वहाँ तक की लंबाई जब बात करें कि इसकी लंबाई, कह सकते हैं कि इसकी लंबाई किसकी, तो इसकी लंबाई लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 मीटर होता है। कितना? 8 से 10 मीटर, समझ लो बाबू, 10 मीटर का होता है। यानी आहार नाल की जो इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। किसकी? आहार नाल की लंबाई 8 से टोटल 10, समझ लो बच्चों, 8 से 10 मीटर का होता है। 1 मीटर समझते हो कितना होता है? मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आहार नाल की जो लंबाई होता है 8 से 10 मीटर होता है। उसमें से आपको एक चीज पढ़ाएंगे तब, छोटी आंत का सिर्फ 6 मीटर होता है। कितना? 6 मीटर से छोटी आंत होता है। कहे ना होगा बाबू, 8 से 10 मीटर क्या होता है, इसका मतलब की लंबाई होता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आहार नाल जो है सो शुरुआत, आहार नाल का जो पहला भाग है, यानी कि आहार नाल, यह जो है आहार नाल जो है सो मुख गुहा, यानी कि मुख से शुरू होकर मलद्वार तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक यह फैला हुआ है? यह हाँ, आहार नाल मुख गुहा से लेकर, मुख गुहा का मतलब हुआ मुंह से लेकर मल द्वार तक फैला हुआ है। मल द्वार तक फैला हुआ है। कौन? यही आहार नाल। यहाँ शुरू हुआ, नीचे वहाँ पे जाके खत्म होता है। मल द्वार का दूसरा नाम है मला, गुदा भी इसको कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या? गुदा। मल द्वार का दूसरा नाम क्या? गुर्दा नहीं बोलना, गुर्दा मतलब वो जगह वो किडनी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके, जैसे इसमें हर एक टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप सभी लोग याद रखिए कि जो हमारे पास ये जो है मानव का आहार नाल, तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है। किस प्रकार की रचना है? तो कुंडलित रचना है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो बताना पड़ेगा कि आहार नाल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला हुआ है। अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करने वाले, बेस टू बेस। इसके बाद आप सभी लोगों को छोटा छोटा नोट्स, छोटा छोटा टॉपिक वाइज दिखाते चलेंगे और पढ़ाते चलेंगे। आप सभी लोगों को बता दूं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में कौन कौन भागों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आहार नाल के विभिन्न भाग, आहार नाल के विभिन्न भाग में हम पढ़ने, विभिन्न भाग में हम पढ़ने वाले, पहला पढ़ेंगे मुख गुहा, जिसके बारे में शुरू किए थे।
मुख गुहा। दूसरा पढ़ेंगे ग्रसनी, जो हम तुम लोग को बता चुके हैं, ग्रसनी। चौथा हम पढ़ेंगे ग्रास नली, किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली किस प्रकार लिखा था, ग्रास नली, ग्रास नली। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ग्रास नली के बारे में। चौथा पढ़ेंगे अमाशय के बारे में, अमाशय के बारे में। पांचवा पढ़ेंगे हम छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत। छठा पढ़ेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत। और सातवां जो पढ़ने वाले हैं, सातवां जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मलद्वार, मलद्वार। इतना सारा पढ़ने के बाद हमारा कुछ कुछ टॉपिक बचेगा, जैसे हो गया आकृति के बारे में कुछ जानकारी हमें लेना है, कुछ हमें अग्नाशय के बारे में जानना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी कुछ कुछ डिटेल लेना, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा कुछ चीज़ें, क्योंकि वहीं से तो मतलब कि पाचक रस निकलता है, जो कि पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया है। तो पाचक ग्रंथि के रूप में हम आकृति को मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ से पीत निकलता है। क्या निकलता है, पीत निकलता है। उसी तरह अग्नाशय हो गया, वहाँ से भी एक मतलब कि रस, पाचक रस निकलता है। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को बता दूं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, मेरा जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मुख गुहा। क्या रहने वाला है, तो यहार नाल का जो पहला भाग है, क्या, ये तो हमारा मुख गुहा, मुख गुहा जो मेरा पहला टॉपिक है, क्या है, मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुख गुहा जो है सो यहार नाल का पहला भाग है। क्या है, यहार नाल का पहला भाग है। कौन है, मुख गुहा। मुख गुहा यहार नाल का पहला भाग है। कौन सा भाग है, पहला भाग है। और यह जो मुख गुहा है ना, सो देखो क्या होता है कि ऊपरी तथा निचली, देखो ऊपर वाला निचले, नीचे जबड़े से घिरे होते, जबड़ा समझते हो, ये वाला हो गया, जबड़े से क्या होते हैं, आपस में जुड़े, मतलब घिरे हुए होते हैं मुख को बंद करने के लिए। देखो जबड़ा ये होता है बच्चे, देखो दांत है, ये होगा जबड़ा, इसके अंदर में जो है सो दोनों, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला जबड़ा से जुड़ा होता है। और मुख को बंद करने के लिए जो है सो क्या होता है, मांसा होंठ होती है। क्या होती है, मांस की बनी हुई होंठ होती है। और मुख के अंदर में जीभ तथा दांत होता है। तो मैंने क्या क्या कहा कि मुख गुहा जो है सो ऊपर एवं नीचे जबड़े से घिरा हुआ होता है। और इसे मुख को बंद करने के लिए दो मांसन होंठ होती है, एक ऊपर एक नीचे वाली। क्या करता है, मुनने का काम करता है, मुंह को ढकने का काम करता है। और मुख गुहा के अंदर में क्या होता है, जीभ तथा दांत होता है। इतना आप सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में क्या लिखा है, इसीलिए लिखा देते हैं कि मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरा होता है। क्या होता है, घिरा होता है। क्या होता है, घिरा होता है। मुख गुहा, हाँ, मुख गुहा को बंद करने के लिए मांसल होंठ होती है। मुख गुहा के अंदर में क्या क्या होता है, मुख गुहा के अंदर जो जीभ होता है, दांत होता है। तो इसके अंदर में जीभ तथा दांत उपस्थित होता है, यानी कि रहता है, उपस्थित होता है। जैसे देखो मुख गुहा के अंदर में क्या है, जीभ भी है और दांत भी है। तो अब हम इतना जाना कि देखिए भैया कि मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुख गुहा यहार नाल का पहला भाग है, ठीक है भैया, समझ गए। दूसरा बोला गया कि मुख गुहा जो है ऊपरी, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़े से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए मांसल होंठ होती है, होंठ होता है, ये जो लिप्स है। और इसके अंदर जीभ तथा दांत होते हैं। इतना समझ में आया। अब हम जीभ दांत के बारे में कुछ समझाते हैं आप सभी लोगों को। जीभ जो है सो मुख गुहा का फर्श मतलब समझते हो, फर्श इसके अंदर में स्थित होता है। इसका सिरा स्वतंत्र होता है। इसका जो पहला सिरा, मतलब आगे वाला जो सिरा देखो, ये क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री होता है। इसी को पढ़ के थोड़ा सुनाते। तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा हुआ, तो पिछला सिरा जो है नीचे यहाँ के फर्श से जुड़ा हुआ होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। अंकुर मतलब छोटे छोटे, देखो
जीभ के ऊपर में छोटे छोटे अंगूर टाइप का पाया जाता है, उसका नाम है स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ क्या करता है कि स्वादों को चखने का काम करता है कि कैसा स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, किस तरह का है। तो उसको जीभ जीभ नहीं, जीभ के ऊपर जो उपस्थित छोटी छोटी जो कलियाँ हैं वही क्या करता है, चखने का काम करता है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य भोजन का स्वाद, भोजन का विभिन्न स्वादों जैसे मीठा हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, तीखा हो गया, इन सभी चीज़ों का ज्ञान कर पाता है। जीव अपनी गति के द्वारा, जीव जो है अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। देखो जीव के बारे में इतना ही डिटेल बताया गया है कि जीव जो होता है क्या होता है, जीव जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जीव इसको बोलते हैं टंग, TOU, टंग। किसके बारे में, टंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टंग के बारे में यहाँ पे छोटा सा ही जानकारी दिया हुआ है कि जो जीव होता है, जीव जो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह फर्श की तरह जो है स्थित मांसपेशी की तरह होता है और इसका अगला सिरा आगे वाला क्या होता है, स्वतंत्र होता है और पीछा वाला फर्श से जुड़ा हुआ होता है। और इस जीव के ऊपर भी क्या होती है, स्वाद कलियां होती है। तो लिखेंगे जीव एक मांसल संरचना ही होना चाहिए, मांस की। जीव क्या है, एक मांसल रचना, मांस का बना हुआ रचना है। तो जीव क्या है, जीव जो है सो मांसल संरचना। क्या है, मांसल। जीव जो है सो मांसल यानी कि मांसल रचना है। मांसल रचना मतलब मांस की बनी हुई रचना है। इसका जो अगला सिरा है क्या होता है, स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा हुआ होता है। बात करें तो जीव का अगला सिरा, जीव का अगला सिरा, अगला भाग स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है तथा पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है। किसे, फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपर में क्या होती है, जीभ के ऊपर में छोटी छोटी कलियां होती है, मतलब अंकुर होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। क्योंकि जीभ के ऊपर में, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है। इसी के द्वारा, इसी के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, स्वाद का ज्ञान होता है। इतना ही जीव के बारे में बताया गया है, जितना बताया गया था उतना मैंने आपको बता दिया। जीव के आगे हमारा है दांत। इसके बारे में एक बार इसको अच्छी तरह समझा दूं कि जीव जो है सो मांस की बनी हुई एक रचना है। जीव का अगला भाग जो स्वतंत्र होता है और पिछला भाग जो है सो फर्श से जुड़ा हुआ होता है। अगला बात करें तो जीव के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहा जाता है। इसी के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है और जीव क्या करता है, अपनी गति के द्वारा भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं। जीव अपने गति के द्वारा जीव अपने गति के द्वारा यानी कि गति के द्वारा क्या करता है, जीव अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। कौन, जीव भोजन को निगलने में मदद करता है। कौन, जीव। ठीक है, तो ये सभी जीव के बारे में था। अब दांत के बारे में कुछ टॉपिक है और दांत के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया, उस चीज़ को तुमको जानना पड़ेगा कि मुख के अंदर में ही दांत है। तो दांत के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सभी लोगों को थोड़ा बता दूं कि जितने भी मुख गुहा के अंदर में जो है दांत ऊपर और निचले जबड़े
जबड़े में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित का मतलब होता है उसी में स्थित होता है, यानी व्यवस्थित का मतलब होता है एक तरीका में सजा हुआ होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? दांत के बारे में। दांत को बोलते हैं तीत। तीत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दांत के बारे में। तो दांत क्या होता है कि मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े, जबड़ा समझते हैं मांस का बना हुआ जो है अंदर में, उसमें क्या होता है? व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित का मतलब होता है एक तरीका में सजा हुआ होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े, मसूड़ा समझते हो, ये वाला होता है, मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है। जितना भी दांत है हमारा, या तो किसी और जानवर के, किसी भी चीज़ के, तो वे सभी जबड़ों से जुड़े हुए होते हैं, मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं। दांत का जो ऊपर का भाग होता है, जैसे दांत है, दांत का जो बाहरी जो दिख रहा है बाहर, इसका नाम है सिर। क्या नाम है? सिर बोलते हैं। ओ हाँ, दांत का जो ऊपर वाला भाग है, जो जबड़ा के ऊपर में है, उसको शीश बोला जाता है। सिर बोलो या तो शीश बोलो, ठीक है ना, या तो शिखर बोलो। और जबड़ा के अंदर में जो, जबड़ा के मसूड़ा के अंदर में जो धंसा हुआ है, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है, क्या जानते हैं? जड़ बोला जाता है। और जड़ और बात करें, क्या बोलता है? हाँ, जड़ और मतलब कि दांत, जड़ और शिखर के बीच के जो भाग हैं, उसको बोला जाता है ग्रीवा। क्या 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 कहा जाता है? ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। क्या होती है? मज्जा गुहा। एक क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, पिंपल कैविटी होती है। इसके ऊपर दंत स्थित या डेटाइन होती है। ये क्या होता है? दंता स्थित या डेटाइन होती है। कहाँ पे? दांत के ऊपर में सर। हाँ, इसके ऊपर, यानी कि मज्जा गुहा होती है इसके ऊपर। हाँ, मज्जा गुहा के ऊपर में क्या होता है? डेटाइन होती है, जो दांत को अधिकांश भाग तैयार करता है। दांत का अधिकांश भाग कौन कौन तैयार करता है? तो डेटाइन तैयार करने का काम करता है। और यह हड्डी से अधिक कड़ी होता है। यह जो है कड़ा, मतलब कि कड़ा मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। और पीले रंग की होती है। किस रंग का? तो डेटाइन किस रंग का होता है? दंता स्थिर बोलो, दंता स्थिर बोलो, या तो डेटाइन। क्या होता है? यह जो है सो दांत को मतलब कि बनाने का काम, बनाने नहीं, तैयार करने का काम करता है। दांत जब सड़ जाता है तो उसको बनाने का काम करता है कौन? डेटाइन। और इसका रंग कैसा होता है? यह हड्डी से भी मजबूत होता है। इसका रंग पीला रंग का होता है। डेटाइन के ऊपर इनामेल की कड़ी परत होती है। इनामेल, जो दांत है इसके ऊपर में एक इनामेल का परत होता है। क्या होता है? परत होता है, जो दांत को सुरक्षा देता है, जो दांत को क्या करता है? मतलब कि सुरक्षा करने का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है। कौन कौन करता होगा? तुम ही बताओ। तो वह करता है कौन? इनामेल। कहाँ पे होता है? डेटाइन के ऊपर में होता है, दांत के ऊपर में होता है। एक वयस्क मनुष्य के बात में हम बात करें, में एक वयस्क यानी कि एक जवान व्यक्ति के बारे में हम बात करें, तो उसके मुख में टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं। और दांत के 4 प्रकार होते हैं। एक का नाम है भेदक, पहला है कर्तनक, भेदक, अग्रचोर्णक, चोर्णक, अग्रचोर्णक, जैसा बोला जाता है। इंग्लिश में वो बोला जाता है इंसाइजर, केनाइन, ठीक है, प्रीमोलर, अब मोलर, ठीक है। तो ये हुआ दांत के बारे में। अब मैंने थोड़ा इसको पढ़ के सुनाया, मैं इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, हमारा दांत है। दांत कहाँ पे है? मुख गुहा के ऊपर और निचले, किसमें? जबड़े में व्यवस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पूछा जाए कि दांत कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो ऊपर तथा नीचे। कहाँ पे? मुख गुहा के निचले एवं ऊपरी जबड़े में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है या तो रहता है? होता है। क्या होता है? व्यवस्थित होता है। कौन? मुख गुहा के ऊपर और नीचे में जबड़े में क्या होता है? दांत व्यवस्थित होता है। कौन? दांत व्यवस्थित होता है। मुख गुहा के ऊपर नीचे जबड़े में व्यवस्थित होता है। और बात करूं कि जितने भी जबड़े हैं, यानी कि दांत जो है, तो जबड़े, प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है। किससे? तो दांत जबड़े के मसूड़ों से जुड़ा होता है। मसूड़े से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है। और हम बात करें कि दांत का मसूड़ा, जो दांत मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, यानी कि जो दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। अगला पॉइंट कह सकते हैं कि दांत का वह
भाग जो मसूड़ों 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 से ढका हुआ होता है। जो मसूड़ों में धंसा होता है, मसूड़ों में धंसा होता है, जो धंसा होता है, जो मसूड़ों में धंसा हुआ उसका नाम क्या होता है? जड़। उसको जड़ कहा जाता है, मतलब जड़ कहलाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से धंसा हुआ होता है, मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, उस भाग को कहते हैं जड़ कहा जाता है। कहलाता है। चलो, जड़ कहलाता है। वही लिखना है कि दांत का वह भाग जो मसूड़ों से क्या होता है? मसूड़ों के ऊपर होता है, शीश कहलाता है। क्या? सिर या शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। सिर बोलो या शिखर। और फिर बात करें कि जड़ और शिखर के बीच का जो भाग होता है, तो दांत के जड़ एवं शिखर के बीच का भाग जो है ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्दन कहलाता है। ठीक है। और क्या होता है? प्रत्येक दांत के भीतर भी एक मज्जा गुहा पाया जाता है। क्या लिखेंगे? कि दांत के अंदर में मज्जा गुहा पाया जाता है। दांत के अंदर में मज्जा गुहा होती है। और इसके ऊपर मज्जा गुहा के दांत के ऊपर क्या होता है? दंतास्थि या डेटाइन चीज जो होता है वह क्या करता है? दांतों को तैयार करने का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि दांत को तैयार करने का काम डेटाइन, या दूसरा डेटाइन बोलो, या तो कह सकते हैं दंतास्थि। क्या कहना है? दंतास्थि की क्या करता है? कि दांत को तैयार करने का काम डेटाइन या दंतास्थि करता है, इसका रंग पीला होता है। इस दंता डेटाइन या दंता के ऊपर में, इसके ऊपर में एक मतलब कि दांत की सुरक्षा के लिए यह जो है पीला होता है। इसका रंग पीला एवं यह हड्डियों से भी अधिक कड़ा होता है। क्या होता है? अधिक कड़ा होता है। हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। और बात करें डेटाइन के ऊपर, जो ये डेटाइन है, जो दांत का जो ये डेटाइन है, यह जो डेटाइन जो दांत को तैयार करने का काम करता है, इसके ऊपर में बात करें, इसके ऊपर में डेटाइन के जो ऊपर में होता है, डेटाइन के ऊपर में एक इनामेल की परत होती है। क्या होती है? डेटाइन के ऊपर में क्या होता है? एक इनामेल का परत होता है, जो क्या करता है? दांतों को बचाने का काम करता है। पहले इसको थोड़ा समझा दूं फिर से कि दांत मुख गुहा के निचले एवं ऊपरी जबड़ों में व्यवस्थित होता है। इसे पूछा नहीं जाता, समझ लो फिर भी। दांत जबड़े मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है। जबड़ा जो मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा हुआ है उसको जड़ कहा जाता है, रूट कहा जाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर होता है उसे सिर या शिखर कहा जाता है। दांत का जड़ एवं शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ऊपर और नीचे का जो बीच का भाग है वो क्या है? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दांत के अंदर में मज्जा गुहा होती है। दांत के अंदर में क्या होता है? मज्जा गुहा होती है। दांत को तैयार करने का काम डेटाइन या दंतास्थि करता है। इसका रंग पीला होता है एवं यह हड्डियों से भी अधिक कड़ा होता है। अब बात करें इसके आगे, तो इसके आगे का यह टॉपिक है हमारा अगला है कि डेटाइन।
किसके, डेटाइन, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो क्या करता है कि डेटाइन क्या करता है, दांत को तैयार करने का काम होता है। तो डेटाइन के ऊपर क्या, ऊपर इनामेल का परत होता है, इनामेल, इनामेल की एक कड़ी परत होती है, कड़ी परत होती है जो दांतों को, जो दांतों को सुरक्षा देती है, जो दांतों को सुरक्षा देने का काम करता है, क्या करता है, दांतों को सुरक्षा देने का काम करता है, यानी कि उसको सड़ने निकलने से बचाता है, बैक्टीरिया पनपने से बचाता है। कौन, इनामेल, ठीक है, इनामेल। अब बात करें कि भोजन, दांत जो है सो हमें किन किन चीज़ों में मदद करती है, तो भोजन को चबाने में, भोजन को चबाने एवं काटने में। बात करें कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं, क्या, ये पूछा जाता है, दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला नंबर में बात करें तो इसका नाम है कर्तनक। क्या नाम है, कर्तनक, या इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं इंसाइजर, ये हिंदी याद नाम करो, कर्तनक, इंसाइजर। दूसरा नाम है भेदक, क्या नाम है, भेदक, या इसी को बोला जाता है क्या, इंग्लिश में केनाइन, क्या कहा जाता है, केनाइन। तीसरा है अग्रच्वर्णक, या इसे बोला जाता है प्रीमोलर, क्या कहा जाता है, प्रीमोलर। और चौथा हमारा है इसका नाम है अग्रच्वर्णक हो गया, एक का नाम है च्वर्णक, इसको बोला जाता है मोलर। दांत के टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4, कर्तनक, इंसाइजर इंग्लिश में, भेदक, केनाइन, अग्रच्वर्णक, प्रीमोलर, अच्वर्णक मतलब होता है मोलर है। तो ये सभी क्या हुए, च्वर्णक नहीं होता है, च्वर्णक इसी तरह लिखा है, च्वर्णक। तो दांत के इतने प्रकार होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। डेटाइन के ऊपर भी क्या होता है, इनामेल का परत होता है, यह क्या करता है, दांतों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। भोजन को चबाने एवं काटने में हम लोगों का जो दांत है वो मदद करता है। एक वयस्क मतलब एक जवान व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं। और बात करें कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, या तो इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, भेदक यानी कि केनाइन, और अग्रच्वर्णक यानी कि प्रीमोलर, और च्वर्णक मतलब होता है मोलर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर चुके हैं। लगता है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो एक क्लास और ले लेंगे, जिसमें मैं आप सभी लोगों को ग्रसनी हो गया, ग्रासनरी हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी चीज़ों, मलद्वार इत्यादि चीज़ों के बारे में बताने का काम करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लगता है लंबा हो गया, तो थोड़ा सा और बचा है, दंत स्थिक्षय। देखो दंत स्थिक्षय के एक टॉपिक है, उसका नाम है दंत स्थिक्षय। क्या है, दंत, ये भी दांत से ही संबंधित है, इसलिए इसको अभी पढ़ा देते हैं। दंत स्थिक्षय, क्षय का मतलब क्या होता है, क्षय का मतलब होता है खराब होना। क्षय का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि क्षय हो जाना, क्षय मतलब कि खराब हो जाना, खत्म हो जाना, वही होता है। तो दंत स्थिक्षय में क्या होता है, इसको समझा देता हूँ कि दंत स्थिक्षय में हम जब कोई मीठा चीज़ खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोई भी चीज़ को हम खाते हैं और खाने के बाद मैंने अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तो क्या करता है कि वो जो मीठा चीज़ जो था वह क्या करता है, हमारे दांतों से जाके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वहाँ क्या करता है, वो अम्ल का निर्माण करता है। और अम्ल क्या करता है बच्चों, कि अम्ल जो है धीरे धीरे उस जगह पर छेद करना चालू कर देता है, वहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, और क्या करता है, हमारा जो परत था जो इनामेल का, उसको नरम करने लगता है, नॉर्मल करने लगता है, और वहाँ पे धीरे धीरे छेद बन जाता है, छोटा सा छिद्र बन जाता है। वैसे मेरा दांत में भी हुआ है,
वही होता है। चॉकलेट सोनी तो मैं यही कहूँगा, चॉकलेट सोनी नहीं खाना चाहिए, और खाओ तो तुरंत ब्रश कर लो, ठीक है। ब्रश इसके कारण क्या होता है, दंत अस्थिक्षय हो जाता है, और बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण, बैक्टीरिया हो गए, छोटे छोटे जो कीड़ा होता है वो, और जो होता है क्या बोलते हैं, भोजन के महीन छोटे छोटे कण जो है सो दांत में चिपक कर एक परत का निर्माण कर लेता है। परत मतलब एक चादर की तरह का एक परत बना लेता है। जब इसे अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं तब यह दांत पर एक अस्थाई परत, यानी कि हमेशा रहने वाला परत बना लेता है। यह परत दंत फ्लाक्स कहलाता है। ये जो परत जो है सो हम लोग के दांत में बन जाता है पीला पीला टाइप का, तो उसका नाम क्या, दंत फ्लाक्स। इसी कारण भोजन के बाद हम लोगों को अच्छी तरह से दंत मंजन की सहायता से क्या 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 करनी चाहिए, हम लोगों को मुंह धो लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए। बैक्टीरिया दांत के भीतर प्रवेश कर जड़ तक पहुंच जाता है। जड़ जो हम लोगों का मसूड़े के अंदर में था, उस जड़ तक बैक्टीरिया पहुंच के वहां पे क्रिया करने लगता है, मतलब उसको, और इसमें दांत संक्रमित हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, दांतों में दर्द होने लगता है। जब भी दांत में दर्द हो तो समझ जाना कि यही प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा बाकी है कि मुख, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए थे। लार निकलता है, देखो सबके मुंह में तो लार निकलता होगा, तो लार ग्रंथि, तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। उसका नाम थोड़ा देख लो। दंत अस्थिक्षय समझा, चॉकलेट खाया भैया, चॉकलेट खाए तो मुंह नहीं धोए, मुंह जब नहीं धोए तो क्या हुआ, वो जो है सो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे अम्ल, और वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, छेद हुआ, छेद होने के बाद क्या होने लगता है, वहाँ पे दंत अस्थिक्षय मतलब कि बन जाता है। उसी का जो छेद हुआ बन जाता है उसे ही क्या कहते हैं, दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया छोटे छोटे इत्यादि चीज़ें लगने लगती है, धीरे धीरे एक अस्थायी परत बन जाता है, और उस अस्थायी परत को दंत फ्लाक्स कहते हैं। और दंत फ्लाक्स क्या दंत फ्लाक्स कहलाता है। और इसी कारण भोजन, मतलब कि हम लोग कहा जाता है कि हम लोग को भोजन करने के बाद दांत को अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसी के कारण हम लोग को दर्द होने लगता है। तो एक बात और है, मनुष्य यानी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां होती है। देखो कौन कौन होता है। पहला नाम है बच्चों पैरोटिक ग्रंथि। क्या है, पैरोटिक। पहला ग्रंथि नाम क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। पहला नाम है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा नाम है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। अगला है तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो हमारे मुंह गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहला नाम है पैरोटिक लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरा सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो ये 3 तरह की लार ग्रंथि होती है, जिससे इससे क्या निकलता है, लार निकलता है। लार क्या करता है हम लोगों के शरीर में, तो लार जो है जब भोजन करते हैं या तो कठोर खाएं या सूखा खाएं तो वह जो है सो गीला करने का काम करता है। और इसमें एक प्रकार के एंजाइम की तरह ही कुछ निकलता है, जो कि बैक्टीरिया सोनी को भी मारने में मदद करता है। सिंपल, मतलब कि भोजन को ये लार में क्या करता है, सानने का, मतलब यह नॉर्मल बनाने का काम करता है। तो लार ग्रंथि हम लोग कितने जोड़े हैं, तो 3। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और अकृत और अग्नाशय के बारे में। आज की क्लास को इतना ही। आप सभी लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आप सभी लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो ये भी हमें बताने का प्रयास करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर को पढ़ के खत्म करके अब गणित में हम लोग जाने वाले हैं। और गणित में हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम रहेगा त्रिकोणमिति। पहला चैप्टर हम वही पढ़ेंगे, 8वां, क्योंकि हम बीच बीच से पढ़ाते हैं, जिससे ज़्यादा मार्क्स उठाया जाता है उस चीज़ को मैं पूरा टॉपिक बाय टॉपिक समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि आज का क्लास जब अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर इससे करें। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मैं आप सभी लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। अच्छा लगा हो तो आप कर भी सकते हैं, आपका मन, वो तो आप पे डिपेंड करता है, वो तो हम पे नहीं, आप पे। तो जब आज ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और बताएं कि ज़्यादा एज का भैया नहीं है, हम ही लोग का जितना हम लोग हैं उतना का ही, लेकिन पढ़ाने का थोड़ा बहुत अच्छे से मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं वो तो आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज के सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग।